वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आइनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली। ये क्या खबर है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे इस व्लॉग में। इमरान खान की 7 मुकदमात में गिरफ्तारी। जी बिल्कुल, इमरान खान की 7 मज़ीद मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई है। अब अडयाला जेल में इमरान खान के हवाले से क्या पेश रफ्त है, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और तीसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है गलत रिपोर्टिंग करने वाले। सानिया 26 नवंबर को जो यहाँ से डी चौक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भागे हैं, उस भागने पर जिन लोगों की जानिब से गलत रिपोर्टिंग की गई है, हुकूमत की जानिब से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। ये क्या तफसीलात हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आज के व्लॉग से आगाज़ करने पर से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, फ़ौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई गई तमाम वीडियोस आप तक फ़ौरी पहुंच सकें। तो नाज़रीन, अब बाकायदा आगाज़ करते हैं आज के इस व्लॉग का। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच ने कुछ मुकदमात सुने, उन मुकदमात की तफसील आपके साथ शेयर करता चलूँ। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी बेंच के सामने जेल्स रूल्स तरतीब देने या जेल में तमाम कैदियों को एक जैसी सहूलियत फराहमी का केस था। इस मुकदमे में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये काम नहीं है कि वो जेल्स के रूल्स के हवाले से हुकूमत को कोई हदायत दे। ये काम हुकूमत का और इंतज़ामिया का अपना काम है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जेल्स के मैनुअल मौजूद है, उसके मुताबिक जिसको जो सहूलियात मिलनी है वो सहूलियात उसको दी जाती हैं। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसी कोई जो है वो हदायत जारी नहीं कर सकती। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ऐसी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं आनी चाहिए, नहीं दायर होनी चाहिए। जिसके बाद अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए मुकदमे की समाअत मुलतवी कर दी। दूसरा मुकदमा जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो है EOBI पेंशन मुलाजमीन का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2013 से चल रहा है। ओरिजिनली ये लोग आए थे कि सुप्रीम कोर्ट के इनको 3500 रुपये पेंशन दी जाती थी। इनकी सदा थी कि 6000 पेंशन की जाए। जिसके बाद साकिब निसार साहब उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान जब बने तो उन्होंने इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया और 8000 पेंशन मुकर्रर कर दी। आज जब इस मुकदमे की समाअत हुई तो EOBI के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम कानून के मुताबिक हर साल इनकी पेंशन बढ़ा रहे हैं। जिस पर एक दरख्वास्त गुज़ार थे मोहम्मद अशरफ, वो अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि जनाब, वैसे 3 दरख्वास्त गुज़ार आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए थे, मोहम्मद अशरफ, नूर हुसैन और अब्दुल रहमान। तो जो मोहम्मद अशरफ थे वो रोस्टम पर पेश हुए। उन्होंने कहा कि हमारी जानिब से हमें हमारी कोई पेंशन नहीं बढ़ाई जा रही, हमें हर दफ़ा जो है वो हुकूमत पुरानी पेंशन दे देती है। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने EOBI को हदायत की कि ये जो मोहम्मद अशरफ साहब हैं, इनकी पेंशन ओरिजिनली कितनी थी, कितनी बढ़ाई गई, इस हवाले से तमाम तफसीलात हमारे साथ शेयर कर दें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी हदायत की कि इस मुकदमे में जितनी भी आज तक पेंशन बढ़ाई गई है EOBI की जानिब से, वो तमाम तफसीलात ओरिजिनल पेंशन और बढ़ाई गई पेंशन की तफसीलात जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जाएँ। जिसके बाद अदालत ने इस मुकदमे को भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। अब नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के क्रशिंग प्लांट्स के हवाले से एक ख़बर थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन क्रशिंग प्लांट्स सबसे पहले इस मुकदमे की समाअत भी आइनी बेंच ने की। इस मुकदमे की समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अदालत में एक तफसीली रिपोर्ट जमा करवाई गई, जिसमें यह बताया गया कि 900 से ज़ायद क्रशिंग प्लांट्स का जायज़ा लिया गया है और उनमें से 200 से ज़ायद क्रशिंग प्लांट्स जो हैं वो उनको बंद कर दिया गया है। इस पर जो ख्वाजा हारिस थे, एक क्रशिंग प्लांट के वकील, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। इस मुकदमे में ओरिजिनली वकील एतजाज़ हसन थे, इसलिए वो आज बीमार है, वो आज पेश नहीं हो सके, इसलिए उनकी ना होने की वजह से मुकदमे की कार्रवाई मुलतवी की जाए। और साथ ये भी कहा कि जो रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से दी गई है उसका जायज़ा नहीं लिया गया। जिसके बाद अदालत ने उस रिपोर्ट की फराहमी करने का हुक्म देते हुए केस को जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया और साथ साथ ये भी कह दिया कि जनाब रिपोर्ट जो है वो फ्रीकैन को दी जाए।
अब नाज़रीन आइनी बेंच टूट गया, खबर एंड में आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपके साथ दूसरी दो खबरें डिस्कस कर लें। सबसे पहली खबर जिस पर हम दूसरी खबर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है गलत रिपोर्टिंग पर हुकूमत पाकिस्तान इन एक्शन। नाज़रीन 26 नवंबर को डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, यहाँ से सब कुछ छोड़ के भागे, गाड़ियाँ छोड़ के भागे, जूतियाँ छोड़ के भागे, शलवारें छोड़ के भागे, जो भी कुछ भी छोड़ था उनके पास था वो छोड़ के भाग गए यहाँ पर। उसके बाद से बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनी गलती को तस्लीम किया जाता, बजाय कि हमारा डी चौक आने का फ़ैसला गलत था, हालांकि इंटरनली उनके बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, बहुत सारी ऑडियोज़ भी सामने आ रही हैं, बुशरा बीबी पर इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, बुशरा बीबी उन तमाम इल्ज़ामात को लेकर दबोच के खामोश होकर बैठ भी गई है, छुपकर कहीं पर सामने भी नहीं आ रही। पहले तो वीडियो पैगामात आ रहे थे, तकरीरें की जा रही थी, लेकिन जब से ये वाक़या हुआ है उसके बाद से बुशरा बीबी मुकम्मल खामोश हैं। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कि एक मामला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से काउंटर नैरेटिव बनाने में महारत रखती है। तो इस मरतबा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजाय इसके कि डी चौक से भागने पर अपना मौक़िफ़ लाती, बजाय इसके कि डी चौक से जो रहनुमा भागे हैं, बुशरा बीबी भागी हैं, अली अमीन खान गंडापुर भागे, बजाय इसके कि कारकुनान को उस पर वजाहत देते, उनकी जानिब से एक नया सोशा छोड़ दिया गया कि जनाब हमारे सैकड़ों लोग मर गए, दर्जनों लोग मर गए, 278 लतीफ़ खोसा ने तादाद बता दी। आज तक उनकी तफसीलात सामने नहीं लाई जा सकी। आज 2 दिसंबर है, कितने दिन, तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं, अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई फहरिस्त सामने नहीं ला सकी, कोई डिटेल सामने नहीं ला सकी कि ये लोग मरे हैं। अब हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो व्लॉगर्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अंधा एतमाद करते हैं, उनसे बड़ा प्यार करते हैं, उनके जो कारकुनान के तौर के ऊपर एक्ट करते हैं हमेशा से ही, और हर मरतबा उनका बयानिया बनाते हैं, तो उन लोगों ने उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस बयानियों को लेकर आगे चलना शुरू हो गया। अब उस मोहब्बत में कुछ ऐसे लोग भी थे जो उसी रविश में बह गए, और उनकी जानिब से बजाय इसके कि कोई ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग की जाती, उनकी जानिब से भी कुछ ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग की गई जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने अब बाकायदा कार्रवाई का फ़ैसला कर लिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि मकामी मीडिया पर तो रिपोर्ट्स उस तरह से नहीं चली, लेकिन ये बैनुल-अक़वामी मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स चली थीं जिनमें ये कहा गया था कि जनाब बहुत हलाकतें हुई। अब उसमें से सबसे पहली कार्रवाई हुकूमत की जानिब से BBC के ख़िलाफ़ की गई है। BBC की इंतज़ामिया को हमारी वज़ारत इत्तलात की डायरेक्टर जनरल हैं, उनकी जानिब से एक एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग की डायरेक्टर जनरल है रईसा आदिल, उनकी जानिब से एक जो है वो मेल कर दी गई है, और उसमें कहा गया है कि 27 नवंबर को BBC उर्दू की जानिब से 3 रिपोर्ट्स जो हैं वो चलाई गई। पहली रिपोर्ट 1:21 पर, दूसरी रिपोर्ट 4:22 पर, और तीसरी रिपोर्ट 5:15 पर चलाई गई। पहली रिपोर्ट में यह कहा गया कि 1 दर्जन से ज़ायद लोग हलाक हो गए हैं। दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि 1 दर्जन लोग हलाक हो गए हैं। फिर तीसरी रिपोर्ट में फिर कहा गया कि जनाब 1 दर्जन से ज़ायद लोग। अब 1 दर्जन से ज़ायद 13 भी हो सकते हैं, 1 दर्जन से ज़ायद 278 भी हो सकते हैं, जो लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमारे 278 लोग मारे गए हैं। तो इस पर हुकूमत की जानिब से उनको एक मेल की गई है, और जिसमें ये कहा गया है कि अपनी इस रिपोर्ट की तस्दीक कर लें, अपनी इस रिपोर्ट को का दोबारा से जायज़ा लें कि आप लोगों ने ये जो रिपोर्ट्स चलाई हैं ये हक़ाइक़ के कितने करीब है, या हक़ाइक़ से कितनी मुखालफत रखती हैं। अब तीसरी बात नाज़रीन, मकामी तौर पर भी इतलात ये आ रही हैं कि हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि जिन व्लॉगर्स की जानिब से, जिस मीडिया की जानिब से भी गलत रिपोर्टिंग की गई है, हक़ाइक़ और कानून के हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ रिपोर्टिंग की गई है, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। अब आपने मुझे ये ज़रूर बताना है कि हुकूमत को ये कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उन लोगों को झूठ बोलते रहने की देने की इजाज़त देनी चाहिए बजाय, और मीडिया की आज़ादी जो है जिसे इसको साथ नती कर लिया जाता है कि जिसका जितना दिल करता है वो खुलकर झूठ बोले, उस मीडिया की आज़ादी की आड़ में ये गलत रिपोर्टिंग की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब नाज़रीन आते हैं अगली ख़बर जिस पर हम बात करने जाएंगे। इमरान खान न्यू टाउन थाने के एक मुकदमे में जो कि 25 अक्टूबर का था, उसमें गिरफ़्तार कर लिए गए थे। फिर उसके बाद उनके 2 मरतबा उनको रिमांड जो है वो दिया गया।
और उन 2 मरतबा रिमांड्स के दौरान किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा की मुलाकात जो है वो इमरान खान से नहीं हो सकी, ख़ास तौर पर आखिरी दिन पर। लोग अडयाला जेल मिलने जाते तो अडयाला जेल इंतज़ामिया ये कहती थी कि इमरान खान हमारी गिरफ़्तारी में नहीं है, इमरान खान न्यू टाउन थाने की गिरफ़्तारी में है, उनसे इजाज़तनामा लेकर आएँ। और जो तफ्तीशी साहिबान थे, यकीनी तौर पर उनसे किसी का राब्ता नहीं हो पाता था, तो फिर मुलाकात नहीं हो पाती थी। अब ये पिछले कई दिनों से ये मामला चल रहा था। इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम खान सूरी साहब, माशाल्लाह से, जो भी मैंने झूठी रिपोर्टिंग वाला कहा ना, अब झूठे बयानिए वाला, फिर उनकी जानिब से एक ट्वीट कर दिया गया कि इमरान खान को जो है GHQ ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर उनकी जानिब से ये कहा गया कि उनको एक इस किस्म की दवाई जो है वो खिलाई जा रही है, जिसके बाद उनके ज़हन पर असरात जो है वो होने जा रहे हैं। तो अब इस झूठे ट्वीट उस झूठी खबर की भी आज तरदीद इस तरह होगी कि अब बाकायदा से वो जो इमरान खान का रिमांड दिया गया था न्यू टाउन पुलिस को, वो ख़त्म हो गया है। इमरान खान को वापस अडयाला के पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है, यानी अब उससे दोबारा उनकी कस्टडी अडयाला पुलिस के ज़िम्मे होगी। अब इसी इमरान खान के 28 सितंबर और 5 अक्टूबर के एहतजाज में मज़ीद 6 मुकदमा थे, उनमें भी इमरान खान की गिरफ़्तारी डाली गई है और उनमें भी इमरान खान को जुडिशल कर दिया गया है। जज अमजद अली शाह ने इन मुकदमात की समाअत की। मजमूई तौर पर ये 7 मुकदमात हो गए जिनमें इमरान खान की गिरफ़्तारी डाल दी गई है। और इमरान खान के सेल 4 को, जो सेल नंबर 4 था जिसमें इमरान खान कैद थे, उसको न्यू टाउन थाना डिक्लेयर किया गया था। अब वो नोटिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा और अब इमरान खान से दोबारा मुलाकातें हो सकेंगी। अब नाज़रीन आते हैं आइनी बेंच के टूटने पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर की चीफ जस्टिस आलिया नीलम की अपॉइंटमेंट का मुकदमा हुआ। इसमें शफ़क़त चौहान पेश हुए इस्लामाबाद से, और जबकि लाहौर आबिद ज़ुबैरी साहब कराची से पेश हुए। इस मुकदमे की समाअत के दौरान शफ़क़त चौहान की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। बुनियादी तौर पर दरख्वास्त ये थी कि जुडिशल कमीशन की जानिब से जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम को अपॉइंटमेंट जो किया गया है वो कानून के बरखिलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले हैं कि जनाब जो सीनियर मोस्ट होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपॉइंट किया है वो आइन और कानून के बरखिलाफ़ किया गया है। तो इस मुकदमे में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने, अदालत ने सबसे पहले तो इसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी ये मौक़िफ़ सामने आया कि जनाब सीनियरिटी का प्रिंसिपल कोई लाजमी नहीं है। सीनियरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हद तक थी, अब तो वो भी ख़त्म हो गई है 26वें आइनी तरमीम के बाद। लेकिन अदालत ने, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस मुकदमे में ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया और कहा कि क्योंकि हम दोनों उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा थे जिसने जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने का फ़ैसला किया, तो इसलिए हम इस मुकदमे को नहीं छू सकते। जिसके बाद आइनी बेंच टूट गया और अदालत ने फ़ाइल दोबारा से हदायत की कि ऐसे आइनी बेंच के सामने मुकर्रर की जाए कि जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है वो शामिल ना हो। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।